भारत मिशन, जन भागीदारी के काम, पर्यावरण बचाने के अभियान, इन सब को इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर शुरू किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गांधी के कद, उनके योगदान और उनकी सार्थकता का बहुत अच्छे से अंदाजा है। वे गांधी का बार बार जिक्र करते हैं और गांधी की महानता को लेकर के उनके मन में कभी संशय नहीं दिखा। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन गांधी जी के कार्यों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है, लेकिन ये कहना भी उचित होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते। मैं गांधी को जिक्र में क्यों लाया हूं ये बता चुका हूं। उनमें बहुत सारी खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी, मगर आप ये बताइए कि एक तरफ आइंस्टीन, रोमेरोला, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ऑंग सान सूची, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो गांधी को महानायक मानते हैं, और दूसरी तरफ कालीचरण, यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो कहीं भी खड़ा होकर के कुछ भी बोलने लगते हैं क्योंकि उनको गांधी को गाली देना है। ये इतिहासकार हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, विद्वान हैं या कोई दूरदृष्टा हैं कि इनकी बात में दम माना जाए। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला जिले के हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में मेरे पास कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये 8वीं पास है। अकोला में ये नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। भला हो सोशल मीडिया का कि वो शिव तांडव पढ़ रहे थे और वीडियो वायरल हो गया, लोग उनको जानने लगे। शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमानम् इसी वीडियो के जरिए लोगों ने कालीचरण को जाना। अब यति नरसिम्हानंद, इनका असली नाम क्या है? दीपक त्यागी। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ के। पिछले 14 साल से गाजियाबाद के डासना में शिव शक्ति धाम नाम के एक मंदिर में महंत हैं। इनको जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया। अब ये चर्चा में रहने के लिए जहर बोलते रहते हैं। वैसे कभी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, तब ये बिल्कुल अलग हुआ करते थे, ऐसी जुबान नहीं थी। लेकिन जब कभी आप किसी बड़े विचार, लंबी परंपरा, बड़ी उपलब्धियों या फिर किसी बड़े व्यक्तित्व के योगदान का मूल्यांकन करते हैं तो यह जरूरी है कि ऐसा करने की आवश्यक शर्तें आप पूरा करते हो। किसी का भी विरोध हो सकता है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये भी नहीं कि कोई भी आदमी कैसे भी खड़ा होकर के कहीं भी कुछ भी कहने लग जाए। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का देशदार है, अपनी कौम का। अब आते हैं गांधी को लेकर जो सवाल हैं उन पर। पहला सवाल ये उठता है कि क्या गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रोका? क्या वे चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती थी? हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। आजादी के दीवाने भगत सिंह की डायरी का यह हिस्सा अपने आप में उनके जज्बे, जुनून और वतन परस्ती की गवाही है। भगत सिंह पर 2 आरोप थे। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या, जिसमें राजगुरु और जय गोपाल भी उनके साथ आरोपी थे, और दूसरा मामला 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह भाग निकले थे और वे चाहते तो असेंबली में बम फेंकने के बाद भी निकल सकते थे, लेकिन रुके रहे, पर्चा फेंकते रहे, नारे लगाते रहे। बम धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ था।
बस देश और दुनिया में अंग्रेजों को लेकर एक मैसेज भेजना था, सो उन्होंने भेजा। बम फेंकने के केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन जेल हुई, लेकिन सैंडर्स के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख थी 7 अक्टूबर 1930। फांसी की जो तारीख मुकर्रर हुई थी वो थी 24 मार्च 1931। ये जानना भी जरूरी है कि भगत सिंह ने ना तो अपनी तरफ से कोई वकील किया और ना ही अपनी सफाई में उन्होंने कुछ कहा। इसी दौरान तब के वायसरॉय इरविन और महात्मा गांधी के बीच 17 फरवरी 1931 से बातचीत की शुरुआत हुई, जिसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ, यानी भगत सिंह की फांसी की तारीख से 19 रोज पहले। गांधी इरविन के समझौते में तय हुआ कि अहिंसक तरीके से संघर्ष करते हुए जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। ऐसे में भगत सिंह और उनके दोस्तों की रिहाई संभव थी ही नहीं। सवाल यह उठता है कि गांधी ने समझौता ही क्यों किया जब इन लोगों की रिहाई हो ही नहीं रही थी। जब क्रांतिकारियों की रिहाई नहीं तो समझौता क्यों? कुछ लोगों का नजरिया यह रहा कि गांधी बड़ी संख्या में लोगों की रिहाई करवा लेना चाहते थे और उनको यह लग रहा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को खत्म करने के लिए वो अलग से अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बना सकते। 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसरॉय के यहां एक अर्जी लगाई कि भगत सिंह उनके साथियों की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन ये खारिज हो गई। 18 फरवरी को गांधी ने वायसरॉय इरविन से बात की और कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। 19 मार्च को गांधी ने इरविन के सामने मांग रखी, कम से कम अगर फांसी खत्म नहीं कर सकते हैं आप तो टाला जाना चाहिए। लेकिन इरविन तैयार नहीं थे। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को लग रहा था कि भगत सिंह और उनके साथियों को अगर छोड़ दिया जाता है, फांसी नहीं दी जाती है, तो कोई भी आदमी कहीं भी अंग्रेज अधिकारियों को मार सकता है। फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, 24 मार्च 1931। उस रोज गांधी को कराची भी पहुंचना था, क्योंकि वहां कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। गांधी ने इरविन से 21 मार्च और 22 मार्च दोनों रोज बात की, और वही कि फांसी टाली जाए। इरविन टस से मस नहीं हो रहे थे। शायद ये गांधी के दबाव का असर था कि जिस रोज फांसी होनी थी, अंग्रेजों ने उससे एक रोज पहले आजादी के उन 3 दीवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। 23 मार्च 1931। 24 मार्च को गांधी जब कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने कराची पहुंचे तो वहां उनका भयंकर विरोध हुआ। गांधी ने वहां कहा, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार गई। इसलिए भगत सिंह को बचाने की कोशिश गांधी ने नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता जरूर थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वायसरॉय नहीं थे। जिस रोज भगत सिंह की फांसी तय हुई थी 7 अक्टूबर 1930 को, उसके 3 रोज बाद 12 अक्टूबर को नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि मैं भगत सिंह से सहमत हूं या ना, मेरे मन में उन जैसे व्यक्ति के लिए अपार श्रद्धा है। भगत सिंह जैसा साहब बहुत दुर्लभ है। वायसरॉय को अपने दिल से पूछना चाहिए कि भगत सिंह अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा कुछ किया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता। वही इस घटना में नेताजी की राय को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। नेहरू के बाद नेताजी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि गांधी जी अपनी ओर से जितना प्रयास भगत सिंह को बचाने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। जब तक इरविन ने फांसी के ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए थे, उससे पहले गांधी जी ने 3 चिट्ठियां लिखी थी। उसमें उन्होंने इरविन को कहा कि फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। भगत सिंह की फांसी और गांधी की भूमिका को लेकर एक तस्वीर जो आपके सामने है, उसको मैंने साफ करने की कोशिश की है। अब विभाजन पर आते हैं। एक आरोप लगता है कि गांधी चाहते तो देश का विभाजन नहीं होता, वे ऐसा होने से रोक सकते थे। ये बात सही है कि गांधी रोक सकते थे, लेकिन तब जब उन्हें समूचा सच पता होता। गांधी और कांग्रेस 2 नेशन थ्योरी को सिरे से खारिज कर चुके थे। मगर 1946 में देश भर में चुनाव हुए और उनके चलते स्थितियां बहुत बदल गईं। इन चुनाव में कांग्रेस को 929 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का दबदबा सा रहा। इसके बाद से पाकिस्तान की मांग ने और जोर पकड़ लिया। मैं आपको थोड़ा और पहले लेकर चल रहा हूं। 1930
मोहम्मद इकबाल जो बड़े शायर थे, जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग उठाई। ये वक्त था जब जिन्ना